ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा आपने, लिखोगे लेट Z1, Z2, Z3 आर vertices ऑफ ए ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC जिसके वर्टिसेस क्या है, Z1, Z2, Z3 है, एंड मोड ऑफ Z1 इक्वल टू मोड ऑफ Z2 इक्वल टू मोड ऑफ Z3। ठीक है, देन फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर associated with ortho center, देखो भैया आपके पास में ये बताया हुआ है कि Z1, Z2, Z3 किसी एक ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस है। ओके, फिर ये जो बताया हुआ है ना कि मोड Z1, मोड Z2, मोड Z3, इसका मतलब क्या समझे आप? इस चीज का मतलब आप ऐसे समझे कि मोड Z1 का मतलब हुआ कि Z1 की डिस्टेंस ओरिजिन से, मोड Z2 का मतलब हुआ Z2 की डिस्टेंस ओरिजिन से, मोड Z3 का मतलब हुआ Z3 की डिस्टेंस ओरिजिन से। ये तीनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हो गया कि ओरिजिन इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम Z1, Z2 एंड Z3। बोलो ओके, यानी कि ऐसा हुआ कि ये आपके पास में कोई एक ट्रायंगल थी, ये कोई भी एक ट्रायंगल थी ABC, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने ABC। यहाँ पर A के कोरस्पोंड में Z1, B के कोरस्पोंड में Z2, C के कोरस्पोंड में Z3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड है। तो Z1 की ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ओरिजिन कोई पॉइंट होगा, जैसे मैं कहता हूँ कि ये ट्रायंगल के अंदर है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, 0,0, इस टाइप से। तो यहाँ पर ये हुआ कि ओरिजिन की Z1 से डिस्टेंस, ओरिजिन की Z1 से डिस्टेंस, ओरिजिन की Z2 से डिस्टेंस, ओरिजिन की Z3 से डिस्टेंस, ये तीनों से इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या समझे, आप खुद बताओगे कि ये ओरिजिन क्या बन गया, यहाँ पर इस ट्रायंगल का क्या बन गया? भाई इसका मतलब ऐसे होगा कि एक ऐसे एक सर्कल जा रहा होगा, एक ऐसे सर्कल जा रहा होगा जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। बोलो, ये वैल्यू R है, ये वैल्यू भी R है, ये वैल्यू भी R है, तो ये क्या हो गया, ओरिजिन क्या बन गया, सरकम सेंटर बन गया। क्लियर हुआ? इतनी बात सबको क्लियर हुई? ओके, यहाँ से आपने कहा दिस इंप्लाइज ओरिजिन इज सरकम सेंटर। ओके, हमें ये पता चल गया कि जो ओरिजिन है ना ये सरकम सेंटर है। अब मुझे तो क्या करना है, मुझे तो ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। बच्चों मैंने एक रिलेशन बताया था आपको कि किसी भी ट्रायंगल में ऐसे बताया था ONGC, याद आया? ONGC, एन को मैंने कहा हटा दो, ओ का मतलब ऑर्थो सेंटर बताया था। मैंने कहा था कि ये लेटर के नाम से मैंने कनेक्ट किए थे। ओ का मतलब ऑर्थो सेंटर, जी का मतलब सेंट्रोइड, सी का मतलब सरकम सेंटर। किस रेशो में, यानी सेंट्रोइड इसको किस रेशो में कट करता है, 2:1 में कट करता है। तो बच्चों मुझे अगर सिर्फ ऑर्थो सेंटर फाइंड करना, मुझे सरकम सेंटर मिल चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ बोलो सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की वैल्यू तो मैं फाइंड कर सकता हूँ डायरेक्टली, कैसे, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3। तो ये वेक्टर की फॉर्म में है, तो कैसे लिखोगे, Z1 + Z2 + Z3 डिवाइड बाई 3। याद आया कुछ? तो आपने कहा भाई अगर इतनी चीज आपको क्लियर हो गई तो आप ये बोल सकते हो एंड सेंट्रोइड वो क्या होगा, ऐसे Z1 + Z2 + में Z3 डिवाइड बाई 3। भाई अगर किसी बच्चे को ये चीज पता नहीं चल पा रही है तो पिछला वाला वीडियो जो है वो मेरा देख ले, ठीक है, आपके ग्रुप पर डाला हुआ है, ठीक है, उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से ये सब चीजें बताई हुई है कि सरकम सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा आपको वीडियो।
तो आपको ये पता चल गया कि ऐसे है, कोई भी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में सरकम सेंटर, ये सरकम सेंटर, यहां पर आपके पास में सेंट्रोइड, सरकम सेंटर का मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं जेड सी, सेंट्रोइड का मतलब मैंने लिख दिया जेड जी, और ऑर्थो सेंटर का मतलब मैंने लिख दिया जेड। ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर ऐसे, और मैंने इसके लिए आपको अलग से ऐसे लिखवाया था ONGC, अगर आप भूल जाते हो तो क्या हो गया ONGC, O का मतलब ऑर्थो सेंटर, G का मतलब सेंट्रोइड, C का मतलब सरकम सेंटर, यानी कि ये वाला रेशियो 2 है और ये वाला रेशियो कितना होगा 1 होगा। बोलो क्लियर हुई है बात या नहीं हुई है? तो भाई ये सरकम सेंटर तो क्या है, सरकम सेंटर तो बताया हुआ है ओरिजिन है, ओके, और ये क्या है, ये है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइड बाई 3। ओके चलो, अब आपने क्या करना है, ये ZO की वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे देखो, आप ऐसे फाइंड कर लो, ZG की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई करते हो आप, तो ये क्या हो गया ऐसे, ये देखो 2 जाके मल्टीप्लाई होगा ओरिजिन के साथ, हो तो क्या हो गया 0 ही बन जाएगा। ओके 1 जाके मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, जेड, यानी कि जेड ऑर्थो सेंटर डिवाइड बाई 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, जेड जी की वैल्यू कितनी आ गई ये, तो आपको तो ऑर्थो सेंटर की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो जेड ओ की वैल्यू क्या आ गई है 3 टाइम्स ऑफ जेड जी, तो 3 इंटू में Z1 प्लस Z2 प्लस में Z3 डिवाइड बाई 3, तो ये 3 से 3 कट हुआ, ये ऑर्थो सेंटर की वैल्यू आ गई बच्चों। ऑर्थो सेंटर क्या है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। बोलोगे ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। ओके अगर ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, मैं लिख पा रहा हूं, ये क्वेश्चन है, लेट Z1 Z2 Z3 आर vertices ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल के वर्टेसिज है, एंड ऐसे लिखा हुआ है Z1 माइनस 3 इक्वल टू Z2 माइनस 3 इक्वल टू Z3 माइनस 3 एंड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसकी जो वैल्यू वो 9 गिवन, then prove that triangle is equilateral, triangle is equilateral। अभिनव सिंह ने पूछा है सर ये वाला रिलेशन सिर्फ स्केलनी ट्रायंगल में होता है, बच्चे कोई भी ट्रायंगल हो उसमें अप्लाई हो सकता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो उसमें अपने आप को कोइंसाइड कर जाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है तो अपने आप कोइंसाइड करते हैं, ये हर एक ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है, ये हर एक ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है। अभिनव सिंह क्लियर हुआ बच्चे? हाँ रचना बच्चे, हाँ ये जो क्वेश्चन है ये वीकेंड क्लास में हो गया था, बस ये इससे आगे आप सोच सकते हो, ये वाला आपका एक तरह से दोबारा रिवाइज हो गया, ये वाला दोबारा रिवाइज हो गया आपका, बस एक बार आप अटेम्प्ट कर लोगे क्योंकि हो ही चुका है, तो एक बार दोबारा से अटेम्प्ट कर लोगे इस चीज, बस ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको दोबारा से देखना पड़ रहा है। ये जो है ना ये लिखा हुआ है, इसका मतलब समझो पहले क्या लिखा हुआ है, ये जो है, हाँ करने के लिए हमें चारों को ये दिखाना पड़ेगा कि वो सेम पॉइंट पे लाएगा। हाँ चारों को दिखा दो, चारों को क्या आप सिर्फ 2 को दिखा दोगे, जो 3 पॉइंट है 3 में से अगर 2 पॉइंट देखो, हाँ तो फिर उस वाले केस में वो अपने आप को इंसाइड कर जाएंगे, हाँ अपने आप को इंसाइड कर जाएंगे, क्योंकि जब वो एक पॉइंट को इंसाइड करेगा, जैसे जब वो 3 पॉइंट है उनमें से कोई भी एक पॉइंट जब को इंसाइड करेगा तो दूसरे को अपने आप को इंसाइड करना पड़ेगा, क्लियर है, क्योंकि वो 2:1 में है ना,
तो आप तो वो दिखा दो जो 3 पॉइंट थे ना, उनमें से कोई भी 2 पॉइंट को आप क्या दिखा दो कि वो कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर वो कोइंसाइड कर रहे होंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। देखो यहां से आपको ये पता चला Z1 माइनस 3 पूरे का मोड, यानी Z1 की 3 से डिस्टेंस, Z2 की 3 से डिस्टेंस, Z3 की 3 से डिस्टेंस, तीनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। यानी कि Z1 Z2 Z3 3 से इक्वी डिस्टेंस है। तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या समझे आप कि Z इक्वल टू 3, ये क्या है, इस सरकम सेंटर, ये सरकम सेंटर है। ओके, उसके बाद देखो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 9 गिवन है। तो यहां से आपको ये पता चला Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइड बाई 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 डिवाइड बाई 3। ये क्या बन गया, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड और सरकम सेंटर सेम पॉइंट पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो बनेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, कोइंसाइड करके तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। हाँ, अब ये दोनों पॉइंट ही आ गए तो तीसरा अपने आप आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर भी उसी पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये एक तरह से ये जो पॉइंट था ये क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को, हो गया क्लियर सभी को। तो जो क्वेश्चन आप कह रहे थे कि नहीं कराएं, तो वो क्वेश्चन भी अब इस तरह से हो गया, आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट लिखा आपने रोटेशन, नेक्स्ट लिखा आपने रोटेशन। ऐसे लिखो, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। भी ध्यान से सुनोगे इस चीज को, एक बार ध्यान से सुनोगे। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z1 को आप किस तरह से लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसे आप लिखते हो कि इसका मोड इनटू में e रेज टू की पावर आयोटा थीटा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है r इनटू में e रेज टू की पावर आयोटा थीटा। क्लियर हो गया, बोलो। ओके, अब मैंने क्या कहा कि इसको Z1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। जब मैं e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा r इंटू में e रेज टू की पावर आयोटा थीटा इंटू में यहाँ पर e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा। देखो ये e रेज टू की पावर आयोटा थीटा है, ये e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा है, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है ना। तो पावर क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी r इंटू में e रेज टू की पावर आयोटा, तो बाहर आ गया, ये क्या बन गया, थीटा प्लस में अल्फा। देखो फर्स्ट वाला जो था, ये वाला जो था फर्स्ट वाला Z1, Z1 क्या हो गया, Z1 तो ऐसे हो गया कि Z1 में क्या लिखा हुआ, ऐसे लिखा है कि R, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड तो कितना है, R है, ठीक है। और ये आयोटा थीटा लिखा हुआ है, आयोटा थीटा का मतलब क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट वो कितना है, थीटा है ना, आर्ग्यूमेंट वो कितना है, थीटा, यानी कि ये रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया, इसे e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो एंगल बना, ये भी क्या बना रहा है, अब देखो ये Z2 क्या बना रहा है, थीटा प्लस अल्फा बना रहा है। तो आप इसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये Z2, ये जो है ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक बार ध्यान से देखोगे बच्चे, ऐसे हो गया, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस। एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि इस तरह से ये आपके पास में कोई भी Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये कोई भी Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर था, ऐसे इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप देख रहे हो तो ऐसे, यानी कि जब आप आगे बढ़ा रहे हो तो ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये एंगल बना रहा है यहाँ पर थीटा। क्लियर हुआ, इसका मैग्नीट्यूड वो कितना है, R, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो R। अब Z2 जो है, Z2 का मैग्नीट्यूड भी कितना है, R ही है। तो आपने क्या किया कि जैसे ही इसे, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है, आप एक बार के लिए माने कि इनके बीच में जो एंगल है ये कितना है, ऐसे है,
अल्फा एंगल है, तो इसका मतलब ये Z2 है। एक बार ठीक है, एक बार भी देखें, ऐसे है ये, यहाँ पर जो एंगल बना रहा है ये एंगल थीटा था, तो ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा प्लस में अल्फा। तो इनके बीच में जो एंगल बना वो कितना बन गया है, ये जो एंगल बन रहा है ये अल्फा एंगल। क्लियर हुई इतनी बातें? अब इसका जो मैग्नीट्यूड था वो आर था, इसका मैग्नीट्यूड भी आर था, ये Z2 है। भाई आपने क्या किया, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को जब e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, ऐसे रोटेट हो गया, ऐसे रोटेट होकर यहां पर आ गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो गया, रोटेट हो गया। तो ये e रेज टू की पावर आयोटा थीटा या आयोटा अल्फा ये क्या हो गया, एक रोटेशनल ऑपरेटर हो गया। क्या हो गया, रोटेशनल ऑपरेटर। भाई जिसके साथ भी इसे मल्टीप्लाई कर दोगे ये क्या करेगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट कर देगा। कैसे रोटेट कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। क्लियर हो गया? अगर थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, अगर थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। जब बट उसका मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड जो जितना रहेगा उतना ही रहेगा। जैसे यहाँ पर आर था तो ये आर ही रहा, ठीक है। तो ई रेज टू की पावर आयोटा थीटा कह दो या ई रेज टू की पावर आयोटा अल्फा कह दो, ये क्या हो गया, एक रोटेशनल ऑपरेटर हो गया। ये क्या बन गया, एक रोटेशनल ऑपरेटर जो क्या करेगा, जिसका काम क्या है, रोटेट करना, ठीक है। अगर थीटा की यानी कि ई रेज टू का आयोटा थीटा है तो थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव टाइप की है तो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, व्हाइल प्रोटेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड को कुछ चेंज नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड को सेम ही रखेगा। क्यों सेम रखता है, क्योंकि ई रेज टू की पावर आयोटा थीटा का खुद का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। ई रेज टू की पावर आयोटा थीटा का खुद का मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई, 1 होता है। क्लियर होगी इतनी बात, सबको क्लियर हुई? ठीक है, तो आपने इसी चीज को नोट कर लिया। आपने ऐसे लिखा कि ये जो ई रेज टू की पावर आयोटा थीटा है ना, ई रेज टू की पावर आयोटा थीटा, ये क्या है, एक रोटेशनल ऑपरेटर है, रोटेशनल ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या है, एक रोटेशनल ऑपरेटर है। तो यहाँ पर आप थीटा की जगह चाहे अल्फा लिखा है तो मैं अल्फा लिख देता हूँ ताकि आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आए। ई रेज टू की पावर आयोटा अल्फा ये क्या है, रोटेशनल ऑपरेटर, ठीक है। एंड इट विल रोटेट, it will rotate the vector with which it is being multiplied, it is being multiplied, जिसके साथ ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसको रोटेट कर देगा। ठीक है, बोलो क्लियर हुई इतनी बातें? यस सर। ठीक है, किससे रोटेट कर रहे हैं, विद एन एंगल, विद एन एंगल। देखो यहाँ पर अल्फा लिखा है तो अल्फा से रोटेट करेगा, थीटा लिखा होता तो थीटा से, विद एन एंगल अल्फा, विद एन एंगल अल्फा। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये मैग्नीट्यूड को कुछ चेंज नहीं करेगा, व्हाइल प्रोटेक्टिंग, मैग्नीट्यूड को सेम रखेगा, व्हाइल प्रोटेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखो भाई, आपने क्या किया, एक बार देखो इस डायग्राम पर दोबारा से आते हैं, इसी डायग्राम पर इसी चीज को एक बार दोबारा से क्लियर करते हैं। आपने ऐसे कहा कि Z1 को अगर मैं Z1 को
अगर मैं देखो ये जो एंगल है इनके बीच में एंगल कितना है, अल्फा है। अगर मैं Z1 को e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, Z2 आ जाएगा। बोलो ओके। अगर मैं Z2 से Z1 पर आना चाहता हूँ, Z2 वेक्टर से मैं Z1 पर आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि डिवाइड कर दो या फिर उसका जो एंगल है माइनस का कर दो। ठीक है, तो आप ऐसे कह रहे हो कि अगर आपको Z2 पर जाना है तो Z2 पर जाने का मतलब तो क्या हो गया, Z1 इंटू में e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई, Z1 को e रेज टू पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों का मैग्नीट्यूड वो क्या है, सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। ओके, अगर आप Z2 से Z1 पर आना चाहते हो तो आप ऐसे लिख रहे हो कि अगर आप ऐसे लिख देते हो Z1 को आप ऐसे लिख सकते हो Z2 इंटू में e रेज टू की पावर माइनस का आयोटा अल्फा। माइनस का आयोटा अल्फा का मतलब ये क्या जाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। बोलो क्लियर हुई इतनी बातें, बोलो भाई ये यहां तक की बातें सबको क्लियर होगी। ओके, तो यहां तक की बातें सबने नोट की। तो ये एक फॉर्म थी जो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपको पता चल गया कि ये क्या है, रोटेशनल ऑपरेटर है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लिखोगी, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि ये आपके पास कोई एक ऐसे है, ऐसे लिखा हुआ आपके पास में, हाँ आपके पास में ए बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो ए बी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, वो क्या होगी Z1, ये सॉरी ये Z2 माइनस का Z1 ए बी। अगर आप बी की तरफ पॉइंट कर रहे हो तब क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z1। ओके, अगर आप सी की तरफ पॉइंट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, Z3 माइनस का Z1। क्लियर हो गई इतनी बातें सबको, क्लियर है। ओके, अब मैं कहता हूं कि अगर इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है, यानी कि थीटा है। चलो मैं थीटा ले लेता हूँ, अल्फा हमने पहले ले लिया था, अब मैंने कहा ये थीटा एंगल इनके बीच में। क्लियर हो यहाँ तक की बातें। अब मैं क्या जानना चाहता हूँ कि ए बी से AC पर जाना चाहता हूँ, इनकी लेंथ सेम नहीं है। पिछली बार तो हम क्या कर रहे थे भाई, लेंथ सेम थी, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ सेम थी, तो आपने क्या कर दिया, सीधा e रेज टू की पावर आयोटा थीटा से या e रेज पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया और वो रोटेट हो गया था। अब की बार आपने क्या करना है, इनकी लेंथ अलग अलग है, इनकी लेंथ अलग अलग है। आप क्या करना चाहते हो, ए बी से आप AC वेक्टर पर जाना चाहते हो। ठीक है, आप ए बी से AC वेक्टर पर जाना चाहते हो, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो आप क्या कर लो, पहले तो आपने क्या किया, जैसे ये जो है ना, यहां पर आपने क्या एक वेक्टर फाइंड कर लिया जो क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इस यूनिट वेक्टर को आप अगर e रेज टू की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, दूसरे वाले का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये एक यूनिट वेक्टर है u, ये दूसरा यूनिट वेक्टर है v, u क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। ठीक है, बोलो ओके, ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए सी। क्लियर हुआ। तो अगर मैं u को e रेज टू की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये u है, u को जब मैं e रेज टू की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा, यहाँ पर v वेक्टर मिल जाएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ओके, v वेक्टर पर पहुंच गए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये चाहिए AC, या फिर आप कह दो CA, है ना, Z3 माइनस Z1 चाहिए मुझे। तो उस वाले केस में आप क्या करोगे भाई, इसके आपको ये वेक्टर मिल गया है, इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वेक्टर मिल जाएगा आपको। मेरी बात को समझे या नहीं समझे, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि भाई अगर आपको मान लो ये फाइंड करना है Z3, आपको ये फाइंड करना है Z3 माइनस का Z1, ये फाइंड करना है। तो Z3 माइनस का Z1 फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको रोटेट करना है, Z2 माइनस Z1 को, Z2 माइनस Z1 वेक्टर को रोटेट करना है, बट इसका यूनिट वेक्टर बना के तब रोटेट करना है। पहले तो आपने इसका यूनिट वेक्टर बनाया, फिर उसके बाद में भाई अगर ये वेक्टर लिखा हुआ है तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। उसको क्या कर दो, आप रोटेट कर दो, जैसे मैंने कहा Z2 माइनस Z1, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो Z2 माइनस का Z1, ये जो आया ये इतना वाला जो पार्ट आया, यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट आया, ये क्या आ गया आपके पास में, u, ये आपके पास में क्या आ गया, u वेक्टर आ गया। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, ये u है, ये v है, तो आपके पास क्या आ गया है, ये आ गया आपके पास में यूनिट वेक्टर।
इन द डायरेक्शन ऑफ Z2 माइनस Z1। क्लियर हुआ? बोलो। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Z2 माइनस Z1। अब इसको मैं क्या करूंगा, V पर पहुंचने के लिए मैंने क्या किया, इसे e रेज टू की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो बनाना यहां से लेकर यहां तक का, ये क्या बन गया आपके पास में, ये बन गया है V वेक्टर। ये क्या बन गया, V वेक्टर। अब इस V वेक्टर को मुझे तो क्या चाहिए था, मुझे तो Z3 माइनस Z1 चाहिए था। तो मैंने क्या कहा, ये यूनिट वेक्टर मिला है, यूनिट वेक्टर को मैं उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे को Z3 माइनस Z1 मिल जाएगा। तो Z3 माइनस Z1 के मैग्नीट्यूड से आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया? तो ये क्या बन गया, Z3 माइनस Z1 वेक्टर मिल गया। मेरी बात सबको समझ में आई या नहीं आई है? ये क्या हो गया, सर स्क्रीन नोट कीजिए, सर स्क्रीन नोट कीजिए। बच्चों अब सबको स्क्रीन विजिबल है? एक बार बता दोगे, अब सबको स्क्रीन विजिबल है? ठीक है बच्चों, मैं समझ गया हूँ। हाँ ठीक है, एक बार बता दोगे। तुषार जैन, तुषार जैन अपने आप को अनम्यूट करोगे बच्चे? यस सर, आप दिख रही है। हाँ बच्चे बता दोगे कहाँ से स्क्रीन मिस हुई थी, एक बार वो बता दोगे थोड़ा सा। सर जब आपने शुरू किया था कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, यहाँ से ही प्रॉब्लम आ गई थी क्या? यस सर। यहाँ से? यस सर। ठीक है, ओके। एक बार भाई दोबारा से देख ले, एक बार भाई, सॉरी है क्या पता नहीं क्या। देखो भाई ऐसे था, एक बार दोबारा से देखिए, एक बार दोबारा से भी जल्दी से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ऐसे Z1 का मतलब हो गया R इंटू में e रेज टू की पावर आयोटा थीटा। ये आपके पास में कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया भाई, Z1 का मतलब क्या था, R इंटू में e रेज टू की पावर आयोटा थीटा, उसके साथ e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा कि e रेज टू की पावर आयोटा थीटा इंटू में e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा। तो इनकी जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, आयोटा थीटा प्लस में अल्फा। क्लियर हो गया? आप भी रिवाइज करते चले बच्चों, है ना? क्लियर हो गया ना इतनी बातें? तो यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, इसको मैंने बोल दिया ये क्या है, Z2 वेक्टर, या आप कह दो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या बन गया, ऐसे बन गया R इंटू में e रेज टू की पावर आयोटा थीटा प्लस में अल्फा। ये तो यहाँ पर Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड वो तो कितना है, R है। उसके बाद आपने कहा कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, या आर्ग्यूमेंट कितना है, वो है थीटा प्लस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा, पहले वाले का कितना था, थीटा था, इसका क्या हो गया, थीटा प्लस अल्फा हो गया। तो देखो यहां पर देखोगे, आपने ऐसे कहा ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपने बनाया हुआ है इस तरह से, कोई एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया हुआ है और जो रियल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। एक आपने Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया हुआ है जो क्या बना रहा है, रियल एक्सिस का थीटा प्लस अल्फा एंगल बना रहा है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बना वो कितना बन गया, अल्फा एंगल बन गया। वो कितना एंगल बन गया, अल्फा एंगल। बच्चे समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ पा रहे हो सभी? ठीक है, बस कोई बातें नहीं है। आपने ये कहा कि जो Z2 है ना उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, R है। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। ये देखो अल्फा एंगल बन रहा है। तो हुआ क्या यहाँ पर, जब आपने Z1 को e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया, ये Z1 था, जब आपने e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे रोटेट कर गया, ये रोटेट कर गया, ठीक है, ऐसे रोटेट कर गया, तो ये Z2 आ गया आपके पास। अब देखो जब रोटेट किया तो क्या हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका पहले वाले का मैग्नीट्यूड भी था R, ये दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड भी था R।
यानी कि Z1 को जब मैं e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूं तो उस वाले केस में क्या होता है कि ये ऐसे रोटेट कर जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर अल्फा से यानी e रेज पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अल्फा एंगल से रोटेट कर जाएगा। अगर आप ठीक है, आपने कहा ठीक, ये चीजें क्लियर हुई, यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पर दोनों का जो था ना, जब रोटेट किया तो पहले वाले का जो मैग्नीट्यूड था वो भी r था, दूसरे वाले का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना हो गया, r हो गया। तो मैंने बोल दिया कि जो e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा है या e रेज टू की पावर आयोटा थीटा है वो क्या हो गए, वो एक रोटेशनल ऑपरेटर हो गया। वो क्या हो गया, एक रोटेशनल ऑपरेटर हो गया जो क्या कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट कर देता है। तो ये लिखा आपने e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा, वो क्या होगा, रोटेशनल ऑपरेटर। ये क्या कर देता है, रोटेट कर देता है वेक्टर को, किससे, जिस भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे उसको रोटेट कर देगा। ठीक है, किससे, अल्फा एंगल से रोटेट कर देगा। बट मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड जितना था पहले उतना ही रहेगा, जितना मैग्नीट्यूड पहले था उतना ही यहाँ पर रहेगा। तो देखो अब एक बार दोबारा से देखा आपने इस चीज को, मैंने कहा कि ये Z1 था, Z1 इंटू में e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा, Z1 को e रेज टू पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये रोटेट होकर कहां पर आ गया, Z2 पर आ गया, यानी Z2 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। ओके, अगर आपको Z2 से Z1 पर जाना, उल्टा जाना है, तो आप क्या करोगे, Z2 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने e रेज टू की पावर माइनस आयोटा अल्फा से, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या कह दो कि माइनस अल्फा एंगल से रोटेट हो जाएगा। माइनस अल्फा एंगल का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया। भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेते हो आप, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब थीटा की वैल्यू नेगेटिव लेते हो। तो ये इस तरह से रोटेट कर जाता है। तो ये वाली बात अब एक बार बता दोगे बच्चों, सबको क्लियर हुई या नहीं हुई, Z1 में माइनस अल्फा क्यों, Z1 में माइनस अल्फा क्यों। तुषार जैन, देखो Z2 है ना, ये Z2, तो Z2 से आप कौन सी, ये तो जो है ना ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये वाली जो है ना ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए अगर आप रोटेट कर रहे हो। अब की बार उल्टा जा रहे हो, Z2 से Z1 जा रहे हो, Z2 से Z1 जाओगे ऐसे, Z2 से Z1 जाओगे तो कौन सी डायरेक्शन होगी, ये एंटी, ये जो है सॉरी ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। ये जो है ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू को नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ तुषार जैन। हाँ, वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एंगल को चेंज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा का अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो वो तो कितना होता है, 1 होता है भाई। अरे e रेज टू की पावर आयोटा अल्फा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो वो तो मैग्नीट्यूड तो चेंज करेगा ही नहीं, वो सिर्फ सिर्फ क्या करेगा, एंगल को ही चेंज करेगा। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बातें। ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, देखो सेकंड पॉइंट में भाई मैंने ऐसे कहा कि ये कोई ए बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे ही AC कॉम्प्लेक्स नंबर है, A के कोरस्पोंड में Z1 है, B के कोरस्पोंड में Z2 है, C के कोरस्पोंड में Z3 है, ऐसे है। ये लिखा हुआ है। अब आपने हाँ बच्चे बोले, सर स्क्रॉल अप कर दो एक बार, लिखना। बच्चे अभी नोट्स भेज दूंगा थोड़ी देर बाद में, है ना, आप थोड़ा स्पेस छोड़ दे, मैं नोट्स भेज दूंगा आपको। आज की क्लास जैसे ही खत्म होगी ना उसके थोड़ी देर बाद ही नोट्स मिल जाएंगे आपके ग्रुप में। ओके सर। भाई देखो आपने क्या कहा, ऐसे लिखा हुआ था कि ये एक ए बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, A टू B जा रहे हो, एक AC कॉम्प्लेक्स नंबर है, A टू C जा रहे हो। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना ये Z AC का मतलब क्या हो गया, ऐसे भाई अगर आप C की तरफ जा रहे हो ना, C की तरफ जाने का मतलब ये हो गया Z3 माइनस का Z1। आप B की तरफ पॉइंट किया हुआ है ना, तो इसका मतलब हो गया Z2, जिसकी तरफ पॉइंट किया उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं Z2 माइनस का Z1। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी सभी को। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे Z3 माइनस Z1 की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी हेल्प से फाइंड करनी है, Z2 माइनस Z1 की हेल्प से फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि भाई अब की बार दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, Z1 Z2 Z3 ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। भाई मान लो मैं आपसे ये कहूं कि ये है ऐसे है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं ऐसे
इनके बीच में एंगल थीटा है। तो देखो अगर मैं इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा किसी ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा से, तो ये क्या होगा, ऐसे रोटेट हो जाएगा। ये कहां तक पहुंच पाएगा, इस वाले पॉइंट तक ही पहुंच पाएगा। आपको क्या चाहिए था, आपको तो ये पूरा चाहिए था, है ना, आपको तो ये क्या चाहिए था, पूरा। तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा नहीं, तो आपने उसके लिए क्या किया, पहले आपने क्या किया, इनका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। आपने क्या कर लिया, जैसे Z2 माइनस Z1 का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, Z2 माइनस Z1 वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो उसका क्या मिल जाएगा, मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। उस यूनिट वेक्टर को मैं थीटा एंगल से रोटेट कर दूंगा, तो मैं क्या चले जाऊंगा, Z3 माइनस Z1 के यूनिट वेक्टर पर पहुंच जाऊंगा। क्लियर हो गया। फिर भाई ये यूनिट वेक्टर है, आपको क्या चाहिए, ये पूरा वेक्टर चाहिए या आप कह दो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो आपने क्या किया, उसके मैग्नीट्यूड से, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो आपने क्या कर दिया, उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, Z3 माइनस Z1 की मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका मोड से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ। आपने ऐसे किया कि भाई Z2 माइनस Z1 ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको रोटेट कर रहे हैं हम। तो पहले तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड किया। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का मतलब कि ऐसे Z2 माइनस का Z1, ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू आई, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, यू वेक्टर को। इसको मैंने यू वेक्टर को रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो आप ऐसे जा रहे हो, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ई रेज़ टू की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करोगे आप, ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा से। जब आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ये यहां से लेकर यहां तक जो आपको मिला, ये क्या बन गया, ये मिल गया आपको वी वेक्टर। वी वेक्टर। अब ये वी वेक्टर को मुझे तो क्या करना था, Z3 माइनस Z1 की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये फाइंड करना था मुझे। तो Z3 माइनस Z1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, इसे इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया। मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करने का मतलब Z3 माइनस Z1 इसके मोड से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, Z3 माइनस Z1 को फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसे रीअरेंज करता हूँ थोड़ा सा, ताकि अगर हमें फाइंड करना हो तो इतनी सारी चीजें ना करनी पड़े, सीधा हम डायरेक्टली सोच पाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा रीअरेंज करता हूँ। रीअरेंज करने का मतलब मैंने क्या किया, जैसे Z3 माइनस Z1 था ना, तो इनको तो एक साथ लिख दिया, और जो ये मोड मोड वाले थे ना, इनको एक साथ लिख दूंगा, इनको एक साथ लिख दूंगा। सर Z3 माइनस Z1 से क्यों किया, Z3 माइनस Z1 से देखो, अगर आपके पास मान लो ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपने ऐसे यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, ये V यूनिट वेक्टर है। मैं कहता हूँ इसकी जो लेंथ थी ना, इसकी लेंथ 5 यूनिट है, तो इसी के मैग्नीट्यूड से तो मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, इसी के तो इसकी लेंथ, जैसे AC की जो लेंथ है, AC की लेंथ मैं कहता हूँ X यूनिट है, तो इसी के मैग्नीट्यूड से, AC के मैग्नीट्यूड से तो मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मुझे AC कॉम्प्लेक्स नंबर यही तो फाइंड करना है, तो मैं AC के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर हुआ बच्चे। सर E की पावर आयोटा थीटा से क्यों मल्टीप्लाई किया, बच्चे E की पावर आयोटा थीटा से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि इनके बीच में जो एंगल था ना, ये इनके बीच में जो एंगल था वो थीटा एंगल था, तो E रेज़ टू की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये U से, ये U से ना, यहाँ पर था ना, U पर था, तो U से ऐसे आ जाएगा, रोटेट होकर V पर आ जाएगा। ये जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना E रेज़ टू पावर आयोटा थीटा से, तो ये ऐसे रोटेट होकर V पर पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर V वेक्टर मिल गया आपको। अब V को, ये एक यूनिट वेक्टर है, तो V को आप क्या कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में Z3 माइनस Z1 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। सचिन जैन, ठीक है, जस्सू, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। ओके, अब मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। रीअरेंज करने के लिए मैंने क्या किया, Z3 माइनस Z1 इसको तो ऐसे लिखा, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ था आपके पास में Z2 माइनस Z1, इसको इसके नीचे लिख दिया, Z2 माइनस में Z। तो फिर उसके बाद क्या आया मेरे पास में, ये जो था ना Z3 माइनस Z1 मोड का, ये Z3 माइनस का Z1 डिवाइड बाई, ये क्या हो गया मोड का, ऐसे Z2 माइनस में Z1 इनटू में
ई रेज टू की पावर आयोटा थीटा। तो बच्चे देखो बड़ी सिंपल सी फॉर्म आ गई है, बहुत ही सिंपल है ना, याद करना बहुत ही आसान रहेगा। एक बार देखोगे बस, Z3 माइनस Z1 डिवाइड बाई ये है Z2 माइनस का Z1, और ये लिखा है, ये मोड में लिखा है, जैसे मोड 1 डिवाइड बाई मोड भी लिखा है, तो हम पूरे के साथ ऐसे मोड लगा सकते हैं, ये तो सभी को पता ही है ना, पता है ना। ये तो भाई ऐसे मोड है तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनटू में ई रेज टू की पावर आयोटा थीटा। क्लियर हो गया? बोलो। ओके, एक बार मैं वो डायग्राम दोबारा से बना देता हूँ। यहाँ पर था थीटा, ये था ए के कोरस्पॉन्ड में Z1, यहाँ पर था बी के कोरस्पॉन्ड में था Z2, और यहाँ पर था सी के कोरस्पॉन्ड में था Z3। मुझे Z3 माइनस Z1 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बी, एक बार सभी ध्यान दोगे, ये जो फॉर्म लिखी हुई है ना, ये आपने याद करनी रहेगी। ये वाली जो फॉर्म है ना, ये याद करनी रहेगी, बट याद कैसे करनी रहेगी, बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं आपको। देखो Z2 माइनस Z1 से को आपने रोटेट किया था, किससे? थीटा एंगल से। किस पर आए थे? Z3 माइनस Z1 पर। तो ये जो था ना, ये क्या है, ये जो हो गया, ये क्या हो गया? इनिशियल वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया? इनिशियल। ऐसे लिख देता हूं, ये हो गया, नीचे जो लिखा है ना, ये हो गया इनिशियल। इनिशियल से आप क्या जा रहे हो? फाइनल की तरफ जा रहे हो। फाइनल क्या है? Z3 माइनस Z1। भाई Z2 माइनस Z1, ये जो लिखा है ना, ये Z2 माइनस Z1 है, Z2 माइनस Z1। और ये क्या लिखा है? Z3 माइनस का Z1। तो आप Z2 इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हो। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ जब आप जाते हो, तो आप क्या करो कि जैसे जा रहे हो ना, इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल जो लिखा है, सेम इसी टाइप से इसका आप क्या लिख दो? मोड ले दो, और इनके बीच में जो एंगल है ना, वो लिख दो, ई रेज टू की पावर आयोटा थीटा। यानी ये थीटा जो है ना, ये क्या है? इंक्लूडेड एंगल। थीटा क्या हो गया यहाँ पर? इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, तो आपने ऐसे लिख दिया इसे, कि जब भी आप ऐसे इनिशियल से फाइनल की तरफ जाओगी, तो आपको मैग्नीट्यूड वगैरह के आपने ऐसे ध्यान नहीं रखना है। आपने क्या लिखा? जैसे इनिशियल टू फाइनल। भाई ये ध्यान रखना है, आप नीचे इनिशियल होना चाहिए, इनिशियल से हम फाइनल की तरफ जाएंगे, है ना, नीचे इनिशियल से फाइनल की तरफ जाएंगे। और उस वाले केस में आप क्या कहोगे कि उसका पूरे का मोड लिया इनटू में ई रेज टू की पावर आयोटा थीटा। आयोटा थीटा का मतलब थीटा क्या है यहाँ पर? इंक्लूडेड एंगल, जो इनके बीच में एंगल बन रहा है वो। क्लियर हो गया? बोलो। तो आपने ऐसे लिख दिया इसे, कि ये जो है Z3 माइनस Z1, इसको लिखा आपने कि ये जो ऊपर वाला है, ये क्या? फाइनल वेक्टर। और नीचे जो है ना, ये क्या है? इनिशियल वेक्टर। तो आप क्या कर रहे हो? इनिशियल से ऐसे फाइनल की तरफ जा रहे हो, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हो। तो आप क्या करोगे? इसका पहले तो आपने मोड लिया, ये जो फाइनल वेक्टर था डिवाइड बाय इनिशियल वेक्टर, इसका मोड लिया इनटू में ई रेज टू की पावर आयोटा थीटा। ई रेज टू की पावर आयोटा थीटा को भी मैं ऐसे लिख देता हूं, इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल याद हो जाएगा अब तो, बिल्कुल सिंपल हो गया ना। इनिशियल से, देखो नीचे से, इनिशियल से आप फाइनल की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या किया? पहले तो उनका मोड ले लिया इनटू में ई रेज टू की पावर आयोटा थीटा। थीटा का मतलब इंक्लूडेड एंगल। बोलो क्लियर हुई मेरी बातें या नहीं हुई है? यस सर। हो गया? तो इस तरह से याद रख पाओगे, इसे याद रख पाओगे ना। इनिशियल, बस ये ध्यान रखना है, इनिशियल क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। इनिशियल से आप फाइनल की तरफ जा रहे हो, तो जो एंगल बन रहा है वो क्या आ जाएगा? ई रेज टू की पावर आयोटा थीटा। पहले मोड लिया, फिर उसके बाद ई रेज पावर आयोटा थीटा। ओके, ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है, तो एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं फिर इसे। एक बार यहाँ तक की बातें एक बार देख ले, किसी को नोट करना है तो नोट कर ले जल्दी से। यहाँ से एक बार देख ले भाई। देखो आप क्या कर रहे हो? इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हो। इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हुए जो एंगल होगा वो ऐसे, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हो, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हो, तो जो एंगल होगा, अगर ये एंगल पॉजिटिव है
तो पॉजिटिव एंगल लिखोगे, अगर ये एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव एंगल लिखोगे, है ना। ये एंगल पॉजिटिव है तो मान लो अगर फाइनल से आप Z3 माइनस Z1 से उल्टा आ रहे होते तो क्या हो जाता है, वो क्लॉकवाइज हो जाता है, उस वाले केस में एंगल की वैल्यू नेगेटिव हो जाती। क्लियर होगी इतनी बातें सबको। सर ये Z1 के रिस्पेक्ट में है ना सर, ये इंक्लूडेड एंगल की एंगल ऑफ रोटेशन, क्योंकि उसमें फिर नेगेटिव पॉजिटिव की मिस्टेक हो सकती है। सर ये Z1 के रिस्पेक्ट में है ना बच्चे। देखो हाँ, आपने ये क्या करना है, मैं लिखवा दूंगा, आप चिंता ना करें। देखो जब हम ऐसे एंगल मेजर करेंगे ना, जैसे हम रोटेशन लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम बना लेंगे। सेम बनाने के बाद में फिर एंगल मेजर करेंगे। अभी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तो रीजन लिया है, ओरिजिन नहीं लिया है, इसके रिस्पेक्ट में लिया होता है, origin के respect में लिया। नहीं मैंने कहा Z2 माइनस Z1 को रोटेट किया मैंने, तो Z2 माइनस Z1 के लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम बनाता हूँ। पहले तो मैं दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम बनाऊंगा, उसके बाद में रोटेशन देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको दिख नहीं रहा हो क्योंकि मैंने लिया ही इस तरह से कि उनका इनिशियल पॉइंट पहले ही सेम ले लिया मैंने। ठीक है, अभी जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो उसमें इनिशियल पॉइंट सेम नहीं होगा, तो वो किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, तो वो बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी देखो एक मिनट, इंक्लूडेड एंगल की जगह एंगल ऑफ रोटेशन लिख दो, क्योंकि उसमें फिर नेगेटिव पॉजिटिव की मिस्टेक हो जाएगी। बच्चे ये मैं लिखवा रहा हूँ, आप चिंता ना करें, सार्जन चिंता ना करें। इंक्लूडेड एंगल का मतलब आप कह दो कि ये जो है इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, आप ये देख लो कि इनिशियल से, देखो ना ये लिखा है मैंने, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हो आप। ये देखो, ये जो एरो लगवाई है ना, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हो, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे होगे तो वो जो एंगल होगा वो आपने मेजर करना है। ये जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या हो गया, मीन्स इनिशियल टू फाइनल एंगल। क्लियर हो गया। तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। क्लियर हो गया, यहां तक की बातें सबको क्लियर हुई भाई? ओके, आगे चलते। जैसे इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लिया मैंने, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, यहां तक की बातें आपने सबने नोट कर ली, और मैं एक डायग्राम बना रहा हूं ऐसे। ये लिखा मैंने A, ये लिखा मैंने B, ये लिखा मैंने C। ये एक ट्रायंगल है, A के कोरस्पॉन्ड में ऐसे Z1 है, B के कोरस्पॉन्ड में बच्चों Z2 है, और C के कोरस्पॉन्ड में Z3 है। ये देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे एरो लगाता हूँ, तो इसका मतलब हो गया Z1 माइनस का Z2। अगर मैंने इस तरह से एरो लगाई तो इसका मतलब हो गया Z3 माइनस का Z2। और ये इनके बीच में एंगल ना, ये एक 60 डिग्री एंगल गिवन है, और ये एक एंगल है ना 45 डिग्री गिवन है, ऐसे गिवन है। तो आपने ये फाइंड करना है Z3 माइनस Z2, ऐसे होगा Z3 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z1 माइनस का Z2, ये आपने फाइंड करना है। Z3 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z1 माइनस Z2 फाइंड करोगे सभी बच्चे। देखो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले इनिशियल पॉइंट ना वो सेम होना चाहिए, एंगल मेजर करने के लिए इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। जैसे ये Z1 माइनस Z2 है, Z1 माइनस Z2 का मतलब हुआ कि ये Z1 माइनस Z2, इसका मतलब ये वाली लाइन हो गई, है ना, ये वाला एंगल। ओके, ये क्या हो गया, ये इनिशियल है, ये इनिशियल है, और ये फाइनल है। फाइनल क्या है, Z3 माइनस Z2 है, Z3 माइनस Z2 का मतलब ये हो गया। तो आप देखो कैसे आ रहे हो, आप ऐसे आ रहे हो नीचे की तरफ,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हो तो आपने क्या लिखा है, इस ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पहले तो इनका मोड लिख दो, जैसे लिखे है ना ये ऐसे कैसे ही लिख दो आप, इनका मोड इनटू में ई रेज टू की पावर, अब बता दोगे ई रेज टू की पावर क्या होगा, माइनस का आयोटा इनटू में पाई बाई 3। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बच्चे? तुषार जैन, तुषार जैन क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। अब देखो ये तो मैंने एक एक पॉइंट फाइंड कराया, अभी आपको और देखोगे। अब मैं अगर ऐसे लिख देता हूं कि Z3 माइनस का Z1 डिवाइड बाई Z3 माइनस का Z2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो देखो Z3 माइनस Z1 है क्या, तो Z3 माइनस Z1, ये Z3 माइनस Z1 का मतलब हो गया ऐसे, ये वाला हो गया Z3 माइनस Z1 का मतलब होगा ये वाला पॉइंट है, ये Z3 माइनस Z1 हो गया। Z3 माइनस Z2 का मतलब क्या हो गया, Z3 माइनस Z2 का मतलब हो गया ये वाला पॉइंट, यानी एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ऐसे Z3 माइनस Z2, हाँ ये है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इनिशियल, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। आप इनिशियल से फाइनल जा रहे हो, तो देखो Z3 माइनस Z2 से आप ऐसे जा रहे हो, तो ऐसे जाने का मतलब ये तो भाई कैसे मेजर करें, ये तो मेजर ही नहीं हो पा रहा है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इनका इनिशियल पॉइंट सेम बना लेना, उसके बाद मेजर करोगे। हाँ नहीं नहीं, इनिशियल पॉइंट सेम बनाओगे। इनिशियल पॉइंट सेम बनाने का मतलब ये तो जो होते हैं फ्री वेक्टर होते हैं, तो इनको आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप आगे की तरफ ले जा सकते हो, पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हो आप इसे। तो आप देखो सी पॉइंट पर क्या हो रहा होगा, सी पॉइंट जो है ना, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर ये Z3 माइनस Z2 था ना, ये ऐसे आगे आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्या हो गया Z3 माइनस का Z2। ओके, ये ऊपर वाला जो था ना, ऊपर वाला ये क्या आ जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आया। ये किस पर हो रहा है, सी पॉइंट पर हो रहा है ऐसा। ये जो था ना Z3 माइनस Z1, ये तो ऐसे आगे की तरफ चला गया, और जो ऊपर वाला था ये ऐसे आ गया, ये सी पॉइंट पर ऐसे हो रहा है। ये क्या आ गया, Z3 माइनस का Z1। आपने क्या कर लिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, यानी कि इसको ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट करा और इस वाले को ऐसे नीचे की तरफ शिफ्ट किया, और आपने क्या कर लिया, उनका इनिशियल पॉइंट सेम बना लिया। मेरी बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए बच्चे? ओके, तो अब देखो, अब जब देखो यहां पर देखो, तो ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये भी कितना आएगा, 45 डिग्री। तो यहां पर जो एंगल आया ये कितना आ गया, 45 डिग्री का एंगल आ गया। अब देखो Z3 माइनस Z2 से आप Z3 माइनस Z1 पर आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है, बोलो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे Z3 माइनस Z1, पहले तो इनका मोड लिया, इनटू में ई रेज टू की पावर माइनस का आयोटा पाई बाई 4। क्लियर हुई मेरी बात या नहीं हुई है सभी को? वैसे नहीं करना है, आपने क्या करना है कि जब भी आप एंगल मेजर करोगे तो इनिशियल पॉइंट सेम बना लो सबसे पहले। ठीक है, एंगल मेजर करने के लिए क्या करोगे, इनिशियल पॉइंट सेम बना लोगे। अब ऐसे एंगल क्या हो रहा है, देखो आप, जैसे मैं जो बताता हूँ, मेरा बताने का तरीका ये है कि आप इनिशियल पॉइंट को सेम बना लो। इनिशियल पॉइंट देखो ना आप, इनिशियल पॉइंट सेम बनाने का मतलब क्या हुआ भाई, आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे तो, बट ये है कि मैं जो करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन इनिशियल पॉइंट को सेम बना के कराऊंगा। तो आप भी, आपकी भी इस टाइप की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इनिशियल पॉइंट को सेम बना लो। इनिशियल पॉइंट को सेम बनाने का मतलब ऐसे हो गया भाई, ये जो है रोटेट हो रहे हैं, उसके बाद आपने चेक कर लिया इनिशियल पॉइंट सेम है। अब आपने चेक कर लिया कि ये कैसे, यानी कि किस तरफ मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, वो आप देखोगे। यानी इनिशियल पॉइंट को सेम, जो हमने पहले जो क्वेश्चन किया इनिशियल पॉइंट को सेम बना के किए हुए हैं। क्लियर होगी इतनी बातें, बोलो।
ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि भाई एक में तो फर्स्ट वाली सिचुएशन में मतलब अब इसमें आप एक बार के लिए ऐसे समझ रहे होंगे कि भाई ये जो है ये जा कहां पर रहा है, ये देखो ना ये जा कहां पर रहा है, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अपोजिट साइन कर दोगे तो फिर वो Z3 माइनस Z1 नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, Z1 माइनस Z3 बन जाएगा। आपको तो देखो ना, आपको जो फाइंड करना है उसी के रिस्पेक्ट में बात करूंगा ना, आपको ये फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है, यानी कि Z3 माइनस Z2 से मुझे Z3 माइनस Z1 पर जाना है। ठीक है, Z3 माइनस Z2 से जो इनिशियल है, इनिशियल से मुझे फाइनल पर जाना है। इनिशियल कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, यहां से मुझे इस फाइनल पर जाना है। ठीक है, तो फाइनल पर जाने के लिए भाई इनिशियल से फाइनल पर जाने के लिए इनिशियल कोई पॉइंट होगा ऐसे, और आप कह रहे हो कि ऐसे, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इनिशियल से फाइनल पर जाने के लिए आप पहले इसको रोटेट तो करोगे, तो पहले ये पॉइंट जो है इनिशियल पॉइंट सेम रखोगे, उसके बाद ही तो ऐसे रोटेट करोगे ना, ऐसे। नहीं समझे मेरी बात, क्लियर हुई मेरी बात या नहीं हुई अभी भी? एक बार बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूं। देखो भाई आपके पास में ऐसे वेक्टर है, एक वेक्टर है ये, ठीक है, क्लियर हुआ, और एक वेक्टर है ये, इस तरह से, क्लियर हो गया। अब आप क्या कर रहे हो कि आपको इनिशियल, ये इनिशियल है, ये इनिशियल है, और ये फाइनल है। आपको क्या करना है, इनिशियल से फाइनल का एंगल चेक करना है, इनिशियल से फाइनल पर जाना है आपको, ऐसे रोटेट करना है। तो ऐसे रोटेट करने का मतलब फिर तो ये रोटेट करने वाले इस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। तो आप क्या कर रहे हो कि इसको आपने, देखो एक मिनट सुनो, आपने क्या किया, इस वाले को, इनिशियल वाले को ऐसे आगे की तरफ पैरेलली शिफ्ट करा दिया, क्योंकि ये फ्री वेक्टर होते हैं, ये शिफ्ट करा सकते हो। अब उसके बाद आपने इसे रोटेट कर दिया, ऐसे बिल्कुल सेम दिखेगा। अपोजिट करने से जो एंगल होता है ना वो चेंज हो जाता है, एंगल जो होता है वो चेंज हो जाता है। आप अलग अलग बातें कर रहे हो कि उसमें क्या हो गया कि जैसे ये है, ये जो है ना, ये क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिखा हुआ है, मान लो ये है Z1 पॉइंट, ये है Z2 पॉइंट, और ये है Z3 पॉइंट। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि आपको कहां पर जाना है कि Z1 माइनस Z3 से आपको क्या जाना है, Z2 माइनस Z1 पर जाना है। तो Z1 माइनस Z3 से Z1 माइनस Z2 के ऊपर जाने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या कह रहे हो कि अगर मैं ऐसे उल्टा कर दूंगा, इसे उल्टा करूंगा तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो क्या आएगा आपके पास में, इस चीज की वैल्यू आएगी Z3 माइनस Z1 की वैल्यू आएगी, यानी Z3 माइनस Z1 से आप Z2 माइनस Z1 के ऊपर जा रहे हो, तो उस वाले केस में एंगल भी तो चेंज हो जाएगा ना। और आपको जो फाइंड करना था वो क्या करना था, ये वाला मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड का कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल के लिए सब चीजें कर रहे हैं। क्लियर हुई मेरी बात या नहीं हुई है? यस सर। तो भाई आपने ये नोट डाल के पॉइंट लिख लिया, किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप क्या करो कि इनिशियल पॉइंट को सेम बनाओ, क्वेश्चन को सोल्व करो, नोट डाल के लिखोगे, नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट should be same, initial point should be same. Second point, initial to final अगर आप इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हो, ठीक है, और इफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, देन थीटा की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तब थीटा की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। ओके, एक चीज और भी ध्यान रखा आपने इसमें, मान लो कई बार ऐसे होता है कि ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे, आर्ग्यूमेंट पूछ लिया जाता है, आर्ग्यूमेंट का मतलब एंगल पूछ रहा है, आर्ग्यूमेंट का मतलब एंगल पूछ रहा है। आर्ग्यूमेंट में ऐसे होगा जैसे मान लो फाइनल वेक्टर डिवाइड बाय इनिशियल वेक्टर, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हुए जो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा।
तो इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हुए मान लो अगर आपका आर्ग्यूमेंट कितना है, थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ एंगल बताना होता है इसमें आर्ग्यूमेंट। क्लियर हो गया? थीटा यानी कि इंक्लूडेड एंगल, और इंक्लूडेड एंगल का मतलब आप समझ गए कि ये इंक्लूडेड एंगल किस तरह से मेजर कर रहे हैं हम, कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तब तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। सर मोड Z3 माइनस Z1 को AC लिख सकते हैं? हाँ बच्चे, AC लिखने का मतलब मोड किसको, मोड को बोल रहे हो ना? हाँ लिख सकते हो AC, ठीक है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई ये बातें सबको क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार मुझे बता दोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर वैसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इनिशियल पॉइंट सेम हो जाएंगे। ऐसे माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इनिशियल पॉइंट सेम बनाने का मतलब हमें इसी चीज की वैल्यू फाइंड करनी है। आप तो क्या कर रहे हो, इसे मैनिपुलेट कर रहे हो, आप कर रहे हो Z1 माइनस Z3 की वैल्यू, यानी Z1 माइनस Z3 की वैल्यू, फिर Z2 माइनस Z3 की वैल्यू, ऐसे नहीं, ठीक है, ये नहीं चलेगा। आपने ऐसे माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये Z1 माइनस Z3, देखो Z1 माइनस Z3 का मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे हो गया, ये तो आप इस चीज की वैल्यू फाइंड कर रहे हो। तो एंगल इस वाले केस में भी सेम ही आएगा, क्योंकि टिप टू टिप या फिर इनिशियल टू इनिशियल वो सेम ही आता है। बट मैं क्या कर रहा हूँ कि इसे रोटेट कराने के लिए, रोटेशन वाला कंसेप्ट दिखने के लिए आपको मैं क्या कर रहा हूँ कि इनिशियल टू इनिशियल पॉइंट की मूवमेंट ले रहा हूँ। क्लियर होगी, सीधी सीधी बातें, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल ही आएगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इक्वल ही आएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट वो दिखेगा नहीं आपको, ऐसे मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। क्लियर हुई मेरी बातें? सिर्फ एंगल तक की बातें होती तो ठीक था, बट वो रोटेशन फिर वहां पर दिखेगी नहीं। आपने ऐसे क्वेश्चन लिया कि ये आपके पास में कोई भी एक स्क्वायर है, A Z1 B Z2 C Z3 D Z4, आपको Z3 माइनस Z1 डिवाइड बाई Z1 माइनस Z2 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है, बच्चे फाइंड करें। हो गया है? तो देखो आपने कहा Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 का मतलब हुआ ये Z1 माइनस Z2, फिर उसके बाद में हो गया Z3 माइनस Z1, तो Z3 माइनस Z1 का मतलब हो गया ये बताया हुआ है गिवन ABCD स्क्वायर। तो क्लियर होगी इतनी बातें? अब ये बताया हुआ है Z3 माइनस Z1, तो ये क्या है, इनिशियल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इनिशियल से आप फाइनल की तरफ मूव कर रहे हो, तो इसमें तो आपको सीधा सीधा ही पता चलता है कि ये स्क्वायर है, तो ये जो एंगल आता है ये 45 डिग्री का एंगल आता है, ठीक है। और अगर ये लेंथ A है तो ये क्या होती है, A√2 होती है। क्लियर है ना, सभी को पता है ना कि ये वाली लेंथ अगर A है तो ये जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, √2A। तो आप इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हो, इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हुए एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री। तो आपने कहा कि मैं सीधा लिख दूं यहाँ पर √2, या फिर एक बार के लिए लिखने के लिए मैंने लिख दिया Z3 माइनस Z1 डिवाइड बाई Z1 माइनस Z2 इंटू में e⁻² की पावर आयोटा π/4। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √2 आएगी, क्योंकि ये A है तो ये इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, √2।
क्या कह रहे हो भाई? स्क्वायर के केस में जो डायगोनल होता है, ओके ओके, Z1 माइनस Z2 है, ठीक है भाई। Z1 माइनस Z2 का मतलब ये जो डायरेक्शन है ये उल्टी हो जाएगी, उस वाले केस में तो एंगल ये नहीं आएगा। एक बार देखा आपने। चलो इस वाले को तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, Z2 माइनस Z1 कर देता हूँ इस वाले क्वेश्चन के लिए, फिर उसको भी दिखाता हूँ। ठीक है, Z2 माइनस Z1, इसका तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। ये तो क्या हो गया, √2 इंटू में e⁻² की पावर आयोटा π/4। इसमें तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पिछले वाला क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन कि Z3 माइनस Z1 और यहाँ पर लिखा है Z1 माइनस का Z2, तो ये जो था आपका स्क्वायर, यही क्वेश्चन है, उसी में आगे चल रहे। ABCD, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। तो देखो Z1 माइनस Z2 का मतलब ये वाला हो गया, ये ऐसे हो गया, और Z3 माइनस Z1 का मतलब हो गया ये। तो हम ऐसा नहीं कर सकते इसमें कि हम सीधा सीधा ऐसे रोटेट कर दे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे आगे की तरफ मूव करा लो, ठीक है। इनिशियल पॉइंट को सेम बना लो। इनिशियल पॉइंट को सेम बनाने का मतलब कि ये जो एंगल था ये 45 डिग्री का एंगल था, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल, तो ये बाकी जो एंगल रह गया कितना रह गया, 135 डिग्री का एंगल रह गया। तो ए पॉइंट के ऊपर ऐसा हो रहा होगा कि ए पॉइंट के ऊपर ये जो ए पॉइंट है इस पर एक एंगल तो ऐसे जा रहा है, ये जो है Z3 और यहाँ पर है Z1, ये ए पॉइंट पर हो रहा है। और ये जो आपको आप ऐसे पैरेलली ऐसे शिफ्ट करा सकते हो, ये फ्री वेक्टर होता है, आप इसे पैरेलली शिफ्ट करा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा Z2 और यहाँ पर आ जाएगा Z1। क्लियर हुआ? इनिशियल पॉइंट आपने सेम बना लिया। तो यहाँ पर जो है आप क्या कर रहे हो, Z1 माइनस Z2 से, Z1 माइनस Z2 से आप क्या कर रहे हो, ऐसे जा रहे हो। Z1 माइनस Z2 से इनिशियल से आप फाइनल की तरफ जा रहे हो। तो ये एंगल कितना है, 135 डिग्री। ये एंगल कितना है, 135 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चे? तो ये जो एंगल है तो आपने लिख दिया कि ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू में e⁻² की पावर माइनस का आयोटा 3π/4। ठीक है, क्लियर हुआ सभी बच्चों को? ओके ओके, इसकी वैल्यू एक बार फाइंड करके बताओगे। जैसे इसे अगर और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो e⁻² की पावर माइनस का आयोटा 3π/4, इसकी वैल्यू भी आप जानते हो, ये क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में होता है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर और भी सिंपलीफाई करना हो तो आप इसे लिख सकते हो, ये हो गया √2 इंटू में कोस माइनस थीटा, वो तो कितना होता है, कोस थीटा ही होता है, तो कोस 3π/4 प्लस में आयोटा इंटू में साइन, और यहाँ पर माइनस का 3π/4 है, तो साइन माइनस थीटा वो कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, √2। देखो 3π/4 का मतलब क्या हो गया, कौन सा एंगल हो गया भाई। आप इस चीज को ऐसे मत समझना कि ये जो है कि ये माइनस साइन इसलिए नेगेटिव आ रहा है। आप ऐसे कहोगे सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस का 1/√2। ओके, ये माइनस साइन था तो माइनस साइन बाहर आ गया, और ये क्या होता है, प्लस का 1/√2 ऐसे। अब ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या आ गया, माइनस का 1 और ये आयोटा भी माइनस का 1 माइनस का आयोटा, इस तरह से ये वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? जनरल जैसा कि एक अगर पॉइंट को मतलब उसके साइड में लगाया ये यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की बातें क्लियर होगी आपको? ओके, अब आपने ये कहा, आगे चलोगे, एक दो क्वेश्चन और करोगे। एक क्वेश्चन लिखा आपने,
लिखोगे लेट ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल triangle, then first complex number, then find complex number associated with orthocenter in terms of Z1 and Z2, in terms of Z1 and Z2. ऐसे है कि ये आपके पास में कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, और इस पर ऐसे बताया हुआ है ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3। ये क्वेश्चन में बताया हुआ है, ये आप ऐसे कह दो ये क्वेश्चन में गिवन। अब उसके बाद क्योंकि अगर गिवन नहीं होगी तो रोटेट करने में आपको ऐसा हो सकता था C पॉइंट इसकी इस तरफ लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड में राइट कर रहा है, राइट साइड में लाई कर रहा है, फिर वो भी मायने रखते हैं। अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड किया विद ऑर्थो सेंटर इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2। फाइंड करोगे एक बार सभी बच्चे फाइंड करने की कोशिश करोगे। देखो भाई, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप ये बोल सकते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो सेंट्रोइड होगा वही ऑर्थो सेंटर होगा। यस सर। सेंट्रोइड कैसे फाइंड करते हैं? Z1 + Z2 + Z3 डिवाइड बाई 3। बट ये कह रहा है कि सिर्फ Z1 और Z2 की टर्म में चाहिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि Z3 वाली जो चीज है ना, Z3 को कन्वर्ट करना रहेगा आपको किसमें? Z1 एंड Z2 की फॉर्म में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रोटेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। आप क्या कर दो, Z1 - Z2 को रोटेट कर दो, ठीक है, Z1 - Z3 पर पहुंचा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उस वाले केस में कि Z3 की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2। मैं ऐसे कह रहा हूं कि आपने कहा Z1 - Z2 को पहुंचा दो, या आप इस इनिशियल पॉइंट को इसको सेम बनाओ, इसको रोटेट करके ऐसे यहां पहुंचा दो, ठीक है। ए पॉइंट को आपने सेम बनाया, तो आप क्या कह रहे हो कि कहां से कहां पर जा रहे हो बताओगे? इनिशियल पॉइंट क्या है? ऐसे लिखते हो ना, यहाँ पर नीचे क्या लिखते हो? इनिशियल पॉइंट लिखते हो। इनिशियल पॉइंट AB से आप AC की तरफ जा रहे हो, या आप ऐसे कह दो AC से आप AB की तरफ जा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपने कहा Z2 - Z1 से मैं कहां पर जा रहा हूं? Z3 माइनस का Z1। तो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपने सोल्व किया, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल है। तो सर ये जो है ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन कौन सी है? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रही है ना बच्चे। ऐसी तो आपकी घड़ी ऐसी चलती है क्या? ये ऐसी चल रही है ना, ठीक है, क्लियर हो गया भाई? ऐसे चल रहे हो ना आप, ऐसे ये देखो ये ऐसे आएगा, ऐसे ये 12 है ना, रात के 12 बजे, फिर उसके बाद में ऐसे थोड़े होगा, दोबारा से 11 बजने लगेंगे, 1 बजेगा ना उसके बाद में। तो ओके, तो आपने कहा ये जो है ये कौन सी डायरेक्शन है भाई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपने कहा ये क्या हो जाएगा? इसका मोड लोगे तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। e⁻⁴ π/3। तो ये क्या हो गया? ऐसे हो गया Z3 - Z1, ये क्या हो गया? Z2 - Z1। बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? cos π/3 प्लस में आयोटा sin π/3, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली बस ये लिख दो ना, e⁻⁴ बस आप क्या कर दो, सिर्फ Z3 की वैल्यू तो लिखनी है, e⁻⁴ π/3। Z1 की वैल्यू आ गई,
नहीं, Z3 की वैल्यू आ गई अब आपके पास में इन टर्म्स ऑफ, ये हो गया है Z1 प्लस में ये क्या हो गया है Z2 माइनस Z1। देखो Z1 तो कॉमन हो गया, ये यहां पर गया तो क्या हो गया 1 Z2 माइनस में e रेज टू की पावर आयोटा पाई बाई 3, क्लियर हुआ, प्लस में Z2, ये Z3 की वैल्यू हो गई। अब ऑर्थो सेंटर कह दो आप, सेंट्रोइड कह दो, वो एक ही बातें होती है। सेंट्रोइड वो क्या हो गया है, ऐसे होगा कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइड बाई 3, और ये Z3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। Z2 के साथ, हाँ Z2 के साथ भी आएगा, तो Z2 इंटू में e रेज टू की पावर आयोटा पाई बाई 3, ये तो सभी के साथ आएगा ना, ये पूरी ब्रैकेट के साथ। क्लियर हो गया अभी? क्या कह रहे हो? हाँ उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ हाँ ऑर्थो सेंटर नहीं वो नहीं लगाएंगे, वो लगाने के लिए तो फिर बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी ना, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट पता होने का क्या फायदा होगा? अगर आपको यही फाइंड करना है फिर तो कोई फायदा ही नहीं होगा ना उस चीज का। ऐसे फाइंड करने के लिए तो बहुत सारे वे हैं कि आप ऐसे करो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसकी लेंथ a है तो ये इसकी लेंथ क्या होगी √3 डिवाइड बाई 2a होगी, ये फाइंड किया। फिर इस वाले केस में ये सेंट्रोइड जो होगा, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर एक पॉइंट पर होंगे तो इसे क्या करेगा 2:1 में डिवाइड करेगा, तो उस तरह से फाइंड कर सकते हो, बट वो नहीं करेंगे हम तो डायरेक्टली यही यूज करेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। ओके अब उसके बाद आपने नेक्स्ट, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 डिवाइड बाई Z2 माइनस का Z3, ये आपको बताना है। एक बार देखो डायग्राम देख लो भाई, बस भाई बातें नहीं करनी है। ये डायग्राम एक बार नोट कर लो सभी, ये डायग्राम नोट कर लो। ये डायग्राम नोट कर लिया सभी ने? अब आपको ये फाइंड करना है, यानी कि ABC ऐसे है, ये था A, ये था A, ये था B और ये था C, Z1 Z2 Z3, इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। हाँ ठीक है 120 डिग्री। तो देखो Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 का मतलब क्या हो गया? सर √2 कैसे आया? √2 कैसे आया मतलब जस्सू? भाई √2 इसलिए आया था, ऊपर वाले में √2 इसलिए आया था, ये जो था ना √2, क्योंकि जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल, अगर उसकी साइड a है तो डायगोनल क्या होता है √2a होता है, डायगोनल क्या होता है √2a होता है। क्लियर हो गया? सर हाउ मच इज लेफ्ट इन दिस चैप्टर? बच्चे ये रोटेशन ही चल रहा है, बस ये लास्ट है। हाँ और कुछ अगर रह रहा होगा तो मैं एक बार देख लूंगा, उसके बाद बता दूंगा, आज की क्लास में बता दूंगा। थीटा विल बी -135, ठीक है। हाँ बच्चे सर सी पॉजिटिव इज क्वेश्चन। सर ये क्या कह रहे हो तुषार जैन? भाई बातें नहीं, तुषार जैन क्या कह रहे हो? सी पॉजिटिव इज क्वेश्चन। अच्छा सिस, बच्चे सिस को आपको ये समझना है, सिस जो होता है ना, सिस का मतलब, सी का मतलब क्या होता है कोस थीटा, आई का मतलब होता है आयोटा, और एस का मतलब होता है साइन थीटा, यानी कि e रेज टू की पावर आयोटा थीटा जो होता है ना, उसी को हम क्या लिख देते हैं सिस थीटा लिख देते हैं। जैसे e रेज टू की पावर आयोटा थीटा, तो उसको ऐसे भी लिख देते हैं जैसे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस तरह से ना लिखना पड़े तो हम लिख देते हैं सिस थीटा, यानी कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा जो होता है वहां पर वो आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसमें बस इतना ही करना होता है, तो उसके बाद आप सोल्व कर लोगे। उसमें एक दो क्वेश्चन जो है वो आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट वाले हैं, वो बाइनोमियल जब आपका हो रहा होगा तो उसी में ले लिए जाएंगे। हाँ वो एक क्वेश्चन जो है वो जो बाइनोमियल करा रहे होंगे तो उसी में करा दिया जाएगा, ठीक है। तुषार जैन क्लियर?
जो बाइनोमियल की चीजें बताई जा रही होगी ना, बाइनोमियल की प्रॉपर्टी बताई जा रही होगी, तो उसी में आपको ले लिया जाएगा। ओके, तो आपने भाई ये आपने एंगल फाइंड किया, कितना आया सभी का, एक बार बता दोगे सबका एंगल कितना आया है ये इस क्वेश्चन में? 120 डिग्री। जैसे Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 का मतलब क्या हो गया बताओगे? ऊपर की तरफ एरो या नीचे की तरफ एरो? ऐसे, ठीक है। ये Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 का मतलब Z2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो ऐसे। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि इनिशियल पॉइंट सेम बनाना। तो देखो ये जो C है ना, ये C था, C पर आपने इसे आगे की तरफ ऐसे पहुंचा दिया, ये हो गया, और ये आपके पास हो गया। तो ये एंगल था, ये जो एंगल था ये 60 डिग्री था, ऐसे आपने आगे की तरफ ऐसे कर दिया, तो ये जो एंगल था ये 60 डिग्री था, तो ये जो एंगल बना ये कितना बन गया? 2π/3। अब देखना है आपको कि इनिशियल से फाइनल की तरफ Z2 माइनस Z3 से, Z2 माइनस Z3 से आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे। तो ये जो एंगल आएगा ये कितना आएगा? 2π/3। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये क्या आ गया? 2π/3। क्लियर हो गया सभी को? बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे ऐसे, लेट Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 are vertices of an equilateral triangle, then prove that। बच्चों ये एक रिजल्ट है, ठीक है, जो आपको याद भी रखना है, इसे मैं प्रूव करा रहा हूं। then prove that Z1 का स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर प्लस में Z3 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस में Z2 Z3 प्लस में Z3 Z1। नेगेटिव नहीं आएगा बच्चे, वो जो डायरेक्शन है देखो ना, ये देखो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। आप ऐसे एक बार रोटेट करके देख लिया करो। Z1 Z2 Z3 ये वर्टेसिस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको ये प्रूव करना है Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर Z3 का स्क्वायर, Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, ये आपने प्रूव करना है। तो इसके लिए बच्चे क्या हुआ, आपको बड़ी हंसी आ रही है, हंसे जा रहे हो? कुछ हंसने की बात है तो हमें भी बताओ ना, सारी क्लास ही हंस ले आराम से। क्या नाम है आपका? अंकुर। कुछ बातें हैं क्या? कुछ बातें ऐसी हो जो बताने लायक हो तो बता सकते हैं, कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर गहरे राज है तो कोई बात नहीं। Z1 Z2 Z3 ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस है ना, ये बताए हुए। आपको ये प्रूव करना है। देखो बच्चों, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हो, Z1 आ रहा है, Z2 आ रहा है, Z3 आ रहा है, तो इसका मतलब रोटेशन अप्लाई हुआ होगा, और वहां पर जो एंगल आता है उस एंगल को एलिमिनेट कर दिया होगा, ठीक है। वहां पर जो आता है e⁻² की पावर में जो एंगल आता है उसको, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी याद रखोगे कि ये जो है ना, ये एक रिजल्ट है, ये जो है एक रिजल्ट है, ये हमें याद तो रखना ही है। अब इसका प्रूफ देख लोगे एक बार कैसे। ये आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए बी सी, तो भाई ऐसा हो सकता था कि ये जो सी पॉइंट है ये यानी बी पॉइंट राइट साइड में होता, सी पॉइंट, यानी कि ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर सी हो जाता, यहाँ बी हो जाता, यहाँ ए हो जाता ना, इस टाइप की चीजें भी पॉसिबल थी। तो जब हम रोटेट करेंगे तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों केसेस हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एक एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। जैसे ए बी को अगर आप एसी पर जाना चाहते हो ऐसे, तो अगर मान लो ये बी पॉइंट यहाँ पर है, तब तो ये जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। बट अगर ये मान लो उल्टा होता तो ये क्या हो जाती? क्लॉकवाइज हो जाती है। तो उस वाले केस में हम प्लस माइनस का साइन ले सकते हैं, है ना, दोनों के, ठीक है, क्योंकि डायग्राम गिवन नहीं है, इसमें डायग्राम गिवन नहीं है। ये ए, ये Z2, ये Z3। अब आपको क्या करना है बच्चे, इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कोई भी एक पॉइंट ले लो। जैसे आपने कहा बी पॉइंट है, एक बार आपने बी पॉइंट के अबाउट में एक बार रोटेट कर दो इसको ऐसे,
तो ये जो एंगल आएगा ये कितना आ गया यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना लो। 60 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब जैसे आपने कहा इसको रोटेट कर रहे हो आप, Z3 माइनस Z2 को रोटेट कर रहे हो कहाँ पर, Z1 माइनस Z2। फिर एक बार आप क्या करो कि उल्टा रोटेट कर दो, कि जैसे इस वाले केस में तो जो रोटेशन है वो किस टाइप की रोटेशन हो गई है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप चाहे तो ऐसे रोटेट कर दो, चाहे आप ऐसे रोटेट कर दो, है ना। एक बार ए पॉइंट के अबाउट में रोटेट कर दो, एक बार बी पॉइंट के अबाउट में रोटेट कर दो। और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। जैसे एक केस में अगर मान लो एक केस में आपने यही डायग्राम लिया है, तो एक केस में अगर e रेज़ टू की पावर आयोटा थीटा आ रहा है, तो दूसरे केस में e रेज़ टू की पावर माइनस का आयोटा थीटा आना चाहिए। उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आयोटा वाला पार्ट है ना ये गायब हो जाएगा। क्यों, e रेज़ टू की पावर आयोटा थीटा इंटू में e रेज़ टू की पावर माइनस का आयोटा थीटा, वो क्या बना देगा, 1 बना देगा, है ना। ये स्ट्रेटेजी है हमारी इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। तो आपने ऐसे कहा कि एक बार आपने कहा कि ये इसको रोटेट करो, आप लिखोगे मेरे सामने कि Z3 माइनस Z2 इस ये क्या है, इनिशियल पॉइंट से ऐसे फाइनल पॉइंट पर जा रहे, इनिशियल पॉइंट से ऐसे फाइनल पॉइंट पर जा रहे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई आपने एक ही डायग्राम ले लिया, इसी डायग्राम के हिसाब से बात कर लो, ठीक है। इसी डायग्राम के हिसाब से आप बात करोगे, बोलोगे क्या होगी। देखो दोनों की जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो साइड तो जो है वो इक्वली है। तो आपने कहा Z3 माइनस Z2 इसको रोटेट कर रहे हो, ये जो डायरेक्शन है कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, e रेज़ टू की पावर आयोटा इनटू में π/3। ओके, इसी तरह से आपने क्या किया कि ऐसे रोटेट किया। ये जो है अभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज थी, ये मैंने क्या कर दी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ए पॉइंट के अबाउट थी। तो आप कह रहे हो Z3 माइनस Z1 को, इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, और क्या बना रहा हूं मैं, Z2 नीचे की तरफ लगेगा। हाँ ठीक है, तो आपने कहा Z2 माइनस का Z1, तो ये क्या हो जाएगा, e रेज़ टू की पावर आयोटा ऐसे π/3। अब ये देखो Z2 माइनस Z1 मतलब ये जो है ना नीचे की तरफ है, ये नीचे वाला ऐसे है, ये वाला है बी की तरफ है। हाँ बी की तरफ एरो, क्लियर हुआ। इन दोनों की आपने मल्टीप्लाई कर ली, इन दोनों की आपने मल्टीप्लाई कर ली, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये e रेज़ टू की पावर आयोटा π/3, ये e रेज़ टू की पावर माइनस आयोटा π/3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या बना देगी, 1 बना देगी। तो ऐसे हो गया Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z3 माइनस Z2 इनटू में Z2 माइनस Z1, यहाँ पर Z3 माइनस का Z1। आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 1 आ गई। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो Z1 का स्क्वायर आ जाएगा, Z2 का स्क्वायर आ जाएगा। देखो एक बार यही वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, मल्टीप्लाई करोगे जैसे देखो यहाँ पर तो क्या गया, Z1 Z2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, Z1 Z2, फिर माइनस में Z1 का स्क्वायर, फिर ये माइनस में Z2 का स्क्वायर, फिर ये माइनस में माइनस माइनस प्लस में Z1 Z2, और ये नीचे वाला जो था ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया, Z3 का स्क्वायर माइनस में Z1 इंटू Z3, फिर उसके बाद में माइनस में Z2 इंटू Z3 प्लस में Z1 इंटू Z2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ऐसे आ गया Z1 का स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर प्लस में Z3 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस में Z2 Z3 प्लस में Z3 Z1। बच्चों कैसे, कुछ नहीं कटेगा ना, ये कोई भी पार्ट नहीं कट रहा होगा। बच्चे ये जो है ना, ये रिजल्ट आपने याद रखना है, ये किसके लिए होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अगर आप ऐसे कहते हो कि आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको पूरी इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई
कि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा 2z1 का स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा 2z1 का स्क्वायर प्लस 2z2 का स्क्वायर प्लस में 2z3 का स्क्वायर इक्वल टू 2z1 z2 2z2 z3 प्लस में 2z3 z1। तो उसको जब आप ऐसे लिखते हो तो ये बन जाएगा z1 माइनस z2 पूरे का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z3 पूरे का स्क्वायर प्लस में z3 माइनस z1 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बन जाएगा आपके पास। ये आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। जब आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई इक्वल टू 0। क्लियर हुआ भाई? ये क्या किया समझ में आया आपको? मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2z1 ऐसे हो गया 2z1 का स्क्वायर प्लस में 2z2 का स्क्वायर प्लस में 2z3 का स्क्वायर फिर माइनस में 2z1 z2 माइनस में 2z2 z3 माइनस में 2z3 z1 इक्वल टू 0। ये आपने ऐसे किया था 2 से ऐसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। 2 से ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब अब ये z1 का स्क्वायर है ना 2z1 का, इसको आपने ऐसे एक्सपेंड कर दिया z1 का स्क्वायर प्लस में z1 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर z2। तो देखो z यहाँ से लिया आपने एक टर्म जैसे z1 यहाँ से z2 माइनस का 2z1 z2, तो ये क्या एक फॉर्मूला बन गया इस टाइप से। क्लियर हुआ? अब देखो अगर ये रियल टाइप का नंबर होता ना, आप कहते कि ये नंबर 0 केवल तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट वाली ब्रैकेट वो 0 हो, सेकंड वाली ब्रैकेट वो 0 हो, थर्ड वाली ब्रैकेट वो 0, तभी पॉसिबल होता है। बट ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब आप इट मींस ये नहीं बोल सकते आप कि z1 इक्वल टू z2, आप ऐसे नहीं बोल सकते। यानी कि अगर ऐसे लिखा है ना कि z1 माइनस z2 इक्वल टू 0, z1 माइनस z2 पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये नहीं हुआ z1 और z2 आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं हुआ। ठीक है, तो आप यहां से ये नहीं बोल सकते कि z1 z2 z2 z3 ये सभी आपस में इक्वल है। बट अगर ये रियल नंबर होता ना और अगर ये 0 आ रहा होता तो आप कहते किसी नंबर का जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 0 आ रहा है तो इसका मतलब हर एक नंबर को 0 होना पड़ता। वो कब होता? रियल नंबर के केस में, इमेजिनरी नंबर के केस में नहीं होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो भाई ये आपने रिजल्ट याद रखना है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर उसके वर्टिसेस है z1 z2 z3 तो क्या होगा z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस में z3 का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा z1 z2 z3 यानी कि दो की प्रोडक्ट के सम के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, बताओगे बच्चों यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हुई? क्या हुआ अब आप बताओ, कुछ बात है तो पता तो होगी ना आपको भी बात, नहीं पता? हाँ भाई क्या पुरानी बातें याद आ रही है क्या? कई बार ऐसा होता है ना कि बैठे होते हैं पुरानी पुरानी बातें याद आने लगती है, वही हो रहा है क्या कुछ? तो उसके लिए तो फिर आपको पता है ना फिर वो कंडीशन कब होती है ना, वो पता है या नहीं पता है? नहीं पता? तो भाई वो पता होना चाहिए आपको ना। ओके, यहाँ तक की बातें क्लियर होगी भाई? बोलो। ओके, इस पर बेसिक क्वेश्चन लिखोगे इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये जो रिजल्ट लिखवा है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखा आपने, लिखोगे रेगुलर हेक्सागन के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, रेगुलर हेक्सागन के बारे में। ठीक है, उस आपने एक क्वेश्चन लिखा, लिखोगे हाँ भाई ऐसे है, एक क्वेश्चन लिखा आपने, ये z1 z2 z3 अप टू z6 आर vertices of a regular hexagon, regular hexagon with center at z node, then prove that 6 z node का स्क्वायर इक्वल टू समेशन
Z1 का स्क्वायर, ये समेशन Z1 का स्क्वायर लिख देना। इसका मतलब हो गया कि Z1 स्क्वायर टाइप की जितने भी टर्म होंगे ना उन सबको ऐड कर देगा। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस में अप टू Z6 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये आपने प्रूव करना है। देखो इसे प्रूव करने के लिए आप क्या कहोगे, ऐसे एक रेगुलर हेक्सागन बनाइए आपने। हाँ नहीं, सेंटर से एजेस को नहीं ज्वाइन करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है जिसमें ये कंसेप्ट यूज हो जाए। देखो भाई आपने ऐसे कहा कि ये लिखा हुआ है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। इसके कोरस्पॉन्ड में Z1 है, इसके कोरस्पॉन्ड में Z2 है, इसके कोरस्पॉन्ड में Z3 है, Z4, Z5 एंड Z6। अब यहाँ पर इसका जो सेंटर है ये है Z नोड, इसका जो सेंटर है ये है Z नोड। तो अभी जो लिखवाया आपको वो मैंने बताया था, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो उसके वर्टेसिस होंगे उनके स्क्वायर का सम वो किसके इक्वल होगा, दो दो की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो मैंने देखो यहाँ पर मैंने ऐसे कहा कि अगर ये इसका सेंटर है, तो अगर मैं ऐसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूं, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी ये सेंटर होगा सिमेट्री से। देखो ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको ये दिख रही होगी कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि देखो ऊपर जो है ना, ऊपर दो साइड है, नीचे भी हर एक साइड के कोरस्पॉन्ड में देखो ये जो साइड है ना, इस साइड के कोरस्पॉन्ड में देखो कैसे बन रही है साइड, इससे ऊपर दो, सिमेट्री से देखो आप, सिमेट्रिकली देखो ऊपर आपके पास में दो साइड है, ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन है, सभी साइड इक्वल है, सभी एंगल इक्वल है, वो सब चीजें। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो है एफ बी के कोरस्पॉन्ड में जो जैसी साइड एफ बी है ऐसी ही साइड एफ डी है। क्यों, देखो एफ बी के ऊपर भी क्या है, दो साइड इस तरह से, यहाँ पर भी दो साइड ऐसे, मान लो ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल बीटा होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल बीटा होगा, और ये एंगल तो सभी में सेम ही होगा, ठीक है। तो सिमेट्री से आप बोल सकते हो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, ओके। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बना लिया आपने, दूसरी इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो ये इसी तरह से उल्टा आपने ज्वाइन कर लिया। ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंटर है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंटर है वो क्या है, जेड नोड है। दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंटर है वो कितना है, जेड नोड है। जेड नोड की ए से डिस्टेंस, जेड नोड की ई से डिस्टेंस, जेड नोड की सी से डिस्टेंस, इन सब से क्या है, सेम है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जेड नोड अगर सरकम सेंटर, भाई जेड नोड की देखो ए पॉइंट से डिस्टेंस, जेड की बी पॉइंट से, सी पॉइंट से, सबसे क्या है, ये सेंटर बताए हुए थे, सबसे डिस्टेंस कितनी सेम बताई हुई है, ओके। अब देखो ए ई सी और ऐसे ही एफ बी डी, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ई सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसे ही ट्रायंगल आपने कहा कौन सी, बी एफ डी, ये भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और दोनों का जो सेंटर है वो क्या है, जेड नोड है। वो सीधा सीधा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है, वैसे भी आप वैसे बताया होता कि रेगुलर पॉलीगन है जिसका सेंटर जेड नोड है। सेंटर जेड नोड होने का मतलब कि जेड नोड की हर एक वर्टिसिस से डिस्टेंस इक्वल है। जेड नोड की हर एक वर्टिसिस से डिस्टेंस होने का मतलब जेड नोड की डिस्टेंस ए से, जेड नोड की डिस्टेंस ई से, सी से, सबसे क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी सेंटर हो गया। क्लियर हुआ, ओके। तो इसका मतलब ये जेड नोड जो है ये इस वाले केस में क्या बन जाएगा, सेंट्रोइड बन जाएगा। बोलो जेड नोड क्या है यहाँ पर, सेंट्रोइड फॉर बोथ द ट्रायंगल। ओके, जेड नोड आपको पता चल गया कि ये क्या है, सेंट्रोइड। अब आपने इसे जेड नोड की फॉर्म में लिखना था, ये 6 जेड नोड का स्क्वायर इक्वल टू समेशन Z1 का स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे आप कहते हो ट्रायंगल AEC से, ट्रायंगल AEC से
ट्रायंगल एईसी से आप क्या बोल सकते हो, बोलोगे ट्रायंगल एईसी में जैसे ये लिखा था Z1 Z3 Z5, ये वर्टेसिस है। Z1 का स्क्वायर प्लस में Z3 का स्क्वायर प्लस में Z5 का स्क्वायर, वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ नहीं सॉरी नहीं, इनकी प्रोडक्ट, दो की प्रोडक्ट, तो Z1 Z3 Z5 प्लस में Z5 Z1, ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास। क्लियर हो गया अभी? दूसरी ट्रायंगल BFD में देखो Z2 Z6 Z4, तो Z2 का स्क्वायर प्लस में Z6 का स्क्वायर प्लस में Z4 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? इन दोनों की दो की प्रोडक्ट। ओके, इन दो की प्रोडक्ट वो आपने फाइंड की, प्रोडक्ट फाइंड करोगे। ठीक है, तो आपने लिख दिया, ये हो गया Z2 Z6 प्लस में Z4 Z6 प्लस में Z2 Z4, ये दो इक्वेशन आ गई। ये तो आपको पता चल गया, यहाँ से ये वाली बातें तो आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखो यहाँ पर आपको जो प्रूव करना था ना, ये प्रूव करना था 6 Z नोड का स्क्वायर। तो देखो अब Z नोड को इंट्रोड्यूस करना, अभी तक हमने Z नोड को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो Z नोड को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए? तो Z नोड को आप ऐसे बोल सकते हो कि इन दोनों ट्रायंगल के लिए Z नोड क्या है? सेंट्रोइड है। तो Z नोड की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो? कि Z1 प्लस Z5 प्लस Z3 डिवाइड बाई 3, उसकी वैल्यू कितनी होगी? Z नोड के इक्वल होगी। ठीक है, ऐसी दूसरी ट्रायंगल से आपने फाइंड कर लिया कि तीनों की वर्टेसिस का सम डिवाइड बाई 3, वो कितना होगा? सेंट्रोइड। भाई ये सेंट्रोइड है ना, तो आपने फाइंड किया, यानी Z नोड को इंट्रोड्यूस किया। अब ट्रायंगल AEC से, ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC Z नोड ये क्या है? सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड का मतलब क्या हुआ कि आपने कहा Z नोड की वैल्यू वो क्या होगी? Z1 देखो यहाँ पर क्या क्या था? Z1 Z3 और Z5, तो Z1 प्लस Z3 प्लस Z5 डिवाइड बाई 3 के इक्वल होगी। बच्चों भाई ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ तक की बातें देखोगे, क्लियर हुई या नहीं हुई है? तो अब आपको करना है कि एक तो Z नोड का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का मतलब मुझे पता चला कि एक तो स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, मुझे क्या करनी पड़ेगी? स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? ऐसे हुआ 3 Z नोड, ऐसे Z1 स्क्वेयरिंग कर दिया आपने, फिर उसके बाद ऐसे Z1 प्लस Z3 प्लस Z5 पूरे का स्क्वायर। जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या क्या वैल्यू आएगी? ऐसे आ जाएगी Z1 का स्क्वायर प्लस में Z3 का स्क्वायर प्लस में Z5 का स्क्वायर प्लस में 2 Z1 Z3, तो मैं 2 को बाहर कॉमन ले लूं, ऐसे Z1 Z3 प्लस में Z3 Z5, ठीक है, ऐसे। ये आपने कहा इक्वेशन थर्ड है। इसी तरह से आप क्या बोल सकते हो कि जो दूसरी ट्रायंगल है BFD, उस वाली ट्रायंगल में भी बोल सकते हो कि उस वाली ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड होगा Z नोड को इंट्रोड्यूस करो। देखो Z1 Z2 Z3, यानी Z3 ये होगा Z2 Z4 और Z6 डिवाइड बाई 3। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं इसमें कि 3 Z नोड वो कितना होगा? Z2 Z4 Z6, ठीक है, इसके इक्वल होगा। अब आपने स्क्वेयरिंग कर दी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये देखो ये कितना आ गया था? 9 Z नोड का स्क्वायर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या आएगा? 9 Z नोड का स्क्वायर। बाकी जो बचे होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पर, Z2 का स्क्वायर, Z4 का स्क्वायर, Z6 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ Z2 Z4 यहाँ पर। उसके बाद में ठीक है, आपने लिख दिया Z2 Z4 Z2 Z6 फिर Z4 Z6। अब देखो ये जो है ना, ये वाला पार्ट देखो, जो हमने पहले जो इक्वेशन बनाई थी ना, उनका यूज करो। Z1 Z3 ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दो की प्रोडक्ट का सम वो किसके इक्वल होगा? Z1 का स्क्वायर प्लस में Z3 का स्क्वायर प्लस में Z5 का स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो
कि ये जो लिखा है ना, ऐसे लिखा हुआ है Z1 का स्क्वायर प्लस में Z3 का स्क्वायर प्लस में Z5 का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ, इसको आप लिख सकते हो Z1 का स्क्वायर प्लस में Z3 का स्क्वायर प्लस में Z5 का स्क्वायर। ये कैसे लिखा आपने? फ्रॉम इक्वेशन, आप ऐसे ही बोल सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दो की प्रोडक्ट वो किसके इक्वल होगी? उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगी। तो आप यहाँ ऐसे लिख दो, इक्वेशन 1 से आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन, हाँ तो ये कितना हो गया यहाँ पे, ये कितना हो गया 3, आप डायरेक्टली लिख सकते हो ये कितना हो गया 3 इंटू में Z1 का स्क्वायर, Z3 का स्क्वायर, Z5 का स्क्वायर। क्लियर हुआ भाई? तो इसको मैं इस वाली इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन बोल रहा हूँ। सेम इसी टाइप से आप यहां पर लिखोगे Z2 का स्क्वायर, Z4 का स्क्वायर, Z6 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ ऐसे 2 टाइम्स ऑफ यही सब चीजें। तो इसका मतलब ये भी आ जाएगा 3 इंटू में Z2 का स्क्वायर प्लस में Z4 का स्क्वायर प्लस में Z6 का स्क्वायर, ये होगी फोर्थ इक्वेशन। तो अब आपने क्या कर दिया, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड प्लस फोर्थ इक्वेशन को ऐड करोगे तो ऐसे हो गया भाई, ये तो क्या हो गया 9 + 9 कितना हो गया 18 Z नोड का स्क्वायर, ये कितना हो गया देखो 3, नहीं 3 देखो 3 ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे कट नहीं करना है भाई, कट करने का मतलब आप ऐसे समझ लो ना कि ये लिखा हुआ है 3 Z1 का स्क्वायर, Z3 का स्क्वायर, Z5 का स्क्वायर, दोनों में कॉमन आ गया। हाँ, तो 3 तो ये कॉमन आ गया, और ये क्या आ गया, ऐसे आ गया Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर, ठीक है, अप टू ऐसे Z6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 6 Z नोड का स्क्वायर, वो कितना आ गया समेशन Z1 का स्क्वायर, ये आ गया। क्लियर हो गया भाई? बिल्कुल सिंपल है, एक बार दोबारा से देख ले, ठीक है। ये जो फर्स्ट 2 इक्वेशन लिखी, ये मैंने आपको पिछले वाला रिजल्ट याद रखा है, बट आपको ये नहीं भी लिखते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। भाई आपने कहा कि ये आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन था, जेड नोड उसका सेंटर था, तो मैंने एक ऐसी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई जिसके अंदर ये इन्वॉल्व हो रहा, तो आपने ऐसी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, तो ऐसे 2 ट्रायंगल हो गए, एक ऊपर से नीचे ऐसे, ठीक है, एक नीचे से ऊपर, आपने 2 ट्रायंगल बना ली। अब 2 ट्रायंगल जो बनाई, कोई भी 2 ट्रायंगल ले सकते थे एक एक वर्टेक्स छोड़कर, ठीक है। तो आपने ऐसी 2 ट्रायंगल बनाई, ये 2 ट्रायंगल बनाई, इनका जो है देखो जेड नोड की डिस्टेंस जेड से, जेड नोड की डिस्टेंस Z6 से, जेड नोड की डिस्टेंस Z2 से, सबकी क्या सेम है, तो उसका मतलब हुआ कि ये क्या बन गया सर्कम सेंटर बन गया। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सर्कम सेंटर है, तो ये सेंट्रोइड भी है। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, सेंट्रोइड है तो इसका मतलब आपने जेड नोड की वैल्यू फाइंड कर ली, वो क्या होगी Z2 + Z6 + Z4 डिवाइड बाई 3, ठीक है, सेंट्रोइड की वैल्यू फाइंड की, उसका आपने स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर किया, स्क्वायर करते हो तो ऐसे आ जाता है, जैसे यहाँ पर आ जाओ डायरेक्टली, जब आप स्क्वायर करते हो तो ये हो गया Z1 का स्क्वायर, Z3 का स्क्वायर, Z5 का स्क्वायर, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ये आता है। अब बस आपको ये पता होना चाहिए ये Z1 Z3 Z5 है ना, ये इन दोनों की प्रोडक्ट वो क्या होगी Z1 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर प्लस Z5 है ना, बस ये पता होना चाहिए। फिर दोनों को आपने ऐड कर दिया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्लियर हो गया? तो आप इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया सबको समझ में? यस सर। सचिन जैन बच्चे, फर्स्ट वाली में Z2 Z3 आना चाहिए डिनोमिनेटर में, फर्स्ट वाली में Z2 - Z3 आना चाहिए डिनोमिनेटर में। ठीक है, तुषार जैन बच्चे क्लियर हो गया होगा? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले, हैंड रेज कर ले और पूछ ले। ठीक है भाई, आज की क्लास को यहाँ पर ही खत्म कर रहे हैं। आप अपनी जो है DTS, भाई एक मिनट सुने, आपने जो DTS है ना, आपने DTS लेवल 1 ये तो सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। अब लेवल 1 कंप्लीट कर लिया तो आप क्या करोगे कि लेवल 2 नहीं, आप क्या करो कि जो मेंस वाले क्वेश्चन है ना, मेंस वाले एक बार दिखा दोगे वर्कबुक, ये मेरे पास है भी आपको। इसमें DTS 1 JEE आर्काइव लेवल, DTS 2
एंड DTS3, DTS1, DTS2, DTS3 ये और कर लोगी तो अगर मेरी क्लास होगी, अभी नहीं पता बच्चे, वो आपको ही पता होगा। अगर मेरी क्लास होगी तो मैं पहले तो आपका ये जो है लेवल 1 ये आपका डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद में ये जो है बाकी का पोर्शन ये डिस्कस करूंगा, है ना। तो आप कर ले मॉड्यूल की डाउट तो कभी पूछ लो आप आके। हाँ तुषार जैन बच्चे बोले। सर जो वो पिछले क्वेश्चन में आपने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी उसमें Z3 माइनस Z2 की जगह Z2 माइनस Z3 आना चाहिए। ओके वो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। बस भाई एक मिनट भी बातें नहीं, बस अब मैं अभी फ्री कर रहा हूँ। इसमें क्या कर रहे हो फर्स्ट इक्वेशन में, देखो ये है फर्स्ट इक्वेशन में ऐसे था सर Z2 माइनस Z3 नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में। अब मैं बी पॉइंट के अबाउट में ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो देखो ये है Z3 माइनस Z2 यानी कि Z3 की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, ऐसे चल रहा है। और उसके बाद ये है कि Z1 माइनस Z2 का मतलब ऐसे। तो देखो दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो गया। यहाँ पर देखो बी पॉइंट पर ऐसे एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, इनिशियल पॉइंट सेम है तो ये ऐसे। तो जिसकी तरफ एरो होती है ना उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो Z1 माइनस Z2 ऐसे करेंगे, Z1 माइनस Z2। क्लियर हुआ? यस सर। भाई ये जो है ना ये Z3 है बच्चे और ये Z2 है, तो ये इस तरफ एरो है तो ये क्या बन गया Z3 माइनस का Z2। ओके ये Z1 है, Z1 की तरफ एरो तो क्या बन गया Z1 माइनस का Z2। हाँ जिसमें C वगैरह दिख रहा है वो वाला नहीं। ठीक है तो बच्चों आज की क्लास को यहाँ पर ही खत्म करें। अगर किसी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। जी यार तो सर ये चैप्टर पूरा हो गया। हाँ बच्चे ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। एक बार कुछ रह गया हो तो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है एक बार मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगा उसके बाद पता चलेगा मुझे। किसी बच्चे के पास नोटबुक है भाई यही कॉम्प्लेक्स नंबर की? ठीक है बच्चों क्लास को ओवर कर रहे हैं है ना। किसी और बच्चे को कोई डाउट नहीं है?